गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना फिजिक्स में यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। उस यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर और हमारा चैप्टर है यहाँ पे 9th और चैप्टर का नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिजिड बॉडी। क्या होती है रिजिड बॉडी? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज ये आपके पास कोई बॉडी है, ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो ये दो पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस मान लो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस बॉडी पे तुमने बाहर से फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद भी जो ये दो पार्टिकल है उन पार्टिकल के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो क्या रहे, सेम रहे। तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। क्लियर? तो अब देखो इनकी जो पोजीशन थी, रिलेटिव पोजीशन थी, वो चेंज नहीं हुई, तो उस बॉडी को हम क्या कंसीडर करते हैं, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? ए बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नेवर चेंजेस व्हाटएवर बी फोर्स अप्लाई ऑन इट। इट मीन्स इस बॉडी पे हम कितना भी फोर्स लगा दे, जो ये दो हमने पॉइंट जैसे ये वाले कंसीडर किए हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। एक्चुअल में रियल लाइफ में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती, बट थ्योरेटिकल हम कंसीडर करते हैं कि रिजिड बॉडी होती है हमारी चीजों को स्टडी करने के लिए। अब हमारा चैप्टर है जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, सॉलिड के बारे में। देखो सॉलिड क्या होता है, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूल्स काफी क्या होता है, फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, उसे बोलते हैं सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, कम, उसे बोलते हैं लिक्विड। गैस क्या होता है, जिनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, काफी वीक, उसे क्या बोलते हैं हम, गैस। क्लियर? तो हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करेंगे, सॉलिड के बारे में। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2-4 छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट वर्ड है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल मीन्स जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ये हमारे पास एक मान लो रोप है, रस्सी। इस रस्सी को मैंने दोनों एंड से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने कोई वेट डाला, देखो जैसे ये वेट बारी बारी ऊपर और नीचे हो रहा है। जब ये वेट इस रस्सी पे आके गिरेगा तो रस्सी पहले कौन सी पोजीशन पे थी, इस पे। अब ये रस्सी का पार्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसका मीनिंग क्या है, जब इस रस्सी पे ये वेट पड़ा तो इस रस्सी ने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। तो इसकी रिलेटिव पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इतनी चेंज हुई ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ इस बॉडी पे। क्या हुआ इस बॉडी पे, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? मैंने कहा ये एक रस्सी है, इस रस्सी के दो एंड अपन ने क्या कर दिए, फिक्स। यहाँ पे हमने एक वेट डाला, जैसे ये वेट आया ऊपर से, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। जैसे ये वेट इसको टच करेगा रस्सी को, तो ये रस्सी का जो ये वाला पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसकी रस्सी की रिलेटिव पोजीशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन सच ए वे नो ट्रांसलेशन मोशन। मतलब ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है, कोई चीज सीधी जाए तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो मतलब फोर्स को हमने इस तरीके से अप्लाई किया है कि ये रस्सी सीधी नहीं जा रही है। क्या हो रहा है, इस रस्सी पे रिलेटिव पोजीशन में चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? और सिंपल वर्ड में कहे
तो मान लो बॉडी की जैसे लेंथ में चेंज आ जाए, वॉल्यूम में चेंज आ जाए, शेप में चेंज आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर, ठीक है। ऐसे डे लाइफ में बहुत से एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं आपको डिफॉर्मिंग फोर्स से, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बोतल है, इस बोतल पे हमने ऐसे यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाया तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो रही है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, जिससे बॉडी की शेप, साइज, लेंथ, वॉल्यूम वगैरह में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वे हमने लिखा, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारे पास मान लो एक बॉडी है, ठीक है। इसके इस एंड पे और इस एंड पे हमने दोनों साइड क्या लगाया, फोर्स, और ये फोर्स कैसे लगा, इक्वल एंड अपोजिट। क्या लगा, इक्वल एंड अपोजिट। देखो इस बॉडी का मैंने मान लो सपोज ये वाला पार्ट कंसीडर करा, ठीक है, ये पार्ट कंसीडर करा, तो क्या हुआ होगा इस पार्ट पे, ये पार्ट है, इस पार्ट को मैं अलग करके दिखा रही हूं। जैसे ये देखो, ये देखो यहां से तुमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही इस फोर्स को तुमने अप्लाई किया तो इस पार्ट में एक क्या क्रिएट होती है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या क्रिएट होती है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जब तुमने इधर फोर्स अप्लाई किया तो इस साइड क्या क्रिएट होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जो इस फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस आउट। तो जिसकी वजह से ये आपस में क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। क्या रहेंगे, यहाँ पे ये चिपके रहेंगे। जैसे तुम इस फोर्स को हटाओगे, ये दोबारा से बॉडी आगे क्या कर जाएगी, चिपक जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्म हम बॉडी को किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने पहला तरीका क्या लिखा है, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो मतलब कि ये हमने एक बॉडी लिया है, इसके इस एंड पे फोर्स, इस एंड पे फोर्स लगाया और हमने इस एंड पे लगाया, तो ये फोर्स कैसे लगे, इक्वल एंड अपोजिट। दूसरा तरीका क्या है कि हमने बॉडी का जो एक पार्ट है उसको तो हमने किसी पॉइंट से क्या कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। जैसे मान लो ये हमारे पास पेन है, इस पेन को हमने दीवार में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया यहाँ से एक एंड, ठीक है। तो ये एक एंड तो इसका क्या हो गया, फिक्स, और दूसरे एंड में तुम क्या लगा रहे हो, फोर्स। देखो तुम फोर्स लगा रहे हो तो ये पेन क्या बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब क्या, इस साइड पेन के यहाँ पे क्या क्रिएट हुई है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या क्रिएट हुई है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मैंने क्या कहा, जैसे ये है, इसका एक एंड तुमने दीवार में डाल दिया, तो एक एंड तो क्या हो गया, फिक्स, ठीक है। और ये जो दूसरा एंड है, इस पे तुमने यहाँ से फोर्स लगाया, तो क्या ये पेन बाहर आ रहा है, तो ये पेन बाहर नहीं आ रहा, तो इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस आउट कर रहा है। वो फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस साइड फोर्स लगेगा। अगर ये फोर्स इस फोर्स से क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो ये पेन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से, बॉडी के एक एंड को आपने क्या कर दिया, फिक्स, दूसरे एंड पे हमने क्या लगा दिया, फोर्स। तीसरा क्या है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसके इस एंड पे हमने क्या लगा दिया, फोर्स, तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, ऐसे मूव कर जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। इस पे क्या कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद है, इसमें आता है इलास्टिसिटी क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होता है। हम सबसे पहले एक सॉलिड लेते हैं, सॉलिड के अंदर ये जो मैंने राउंड राउंड से दिखाया, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को मैंने किससे दिखा दिया, स्प्रिंग से, ठीक है। ये जो हमने राउंड शेप में, बॉल शेप में बनाया है, ये क्या है, हमारे पास मान लो किसी सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ये ऐसे स्प्रिंग शेप की हम जो ये बना रहे हैं,
ये इन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस के में जो फोर्स लग रहा है उसको शो कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा फोर्स कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स लग रहा है, बीच में जो फोर्स लग रहा है, उन फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, इस पे हमने यहाँ से फोर्स लगाया। ठीक है, इसको हमने क्या किया? मतलब खींचा। जब इस मॉलिक्यूल को हम खींचेंगे तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो गया? डिफॉर्मिंग। कौन सा हो गया? डिफॉर्मिंग। ये स्प्रिंग क्या कर जाएगा? स्ट्रेच कर जाएगा। और ये मॉलिक्यूल क्या है? अपने आप को क्या रखना चाहते हैं? स्टेबल। क्या रखना चाहते हैं? स्टेबल। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस पे जो हमने ए मॉलिक्यूल है मान लो, इस पे फोर्स लगाया, तो जो इसके ये नेबर वाले मॉलिक्यूल है वो क्या चाहेंगे? ये मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाए? वापस आ जाए। तो ये यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो मतलब क्या है? आपने जब इस फोर्स को अप्लाई किया तो या तो ये जो हमारे पास मान लो कि स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल, या तो ये क्या कर सकता है? स्ट्रेच कर सकता है, या ये स्प्रिंग क्या कर सकता है? कंप्रेस कर सकता है। ठीक है, ऐसे करोगे तो ये क्या कर जाएगा? कंप्रेस। ऐसे अप्लाई करोगे तो ये क्या कर जाएगा? स्ट्रेच। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस भी कर सकता है और ये स्प्रिंग स्ट्रेच भी कर सकता है। यस और नो? तो क्या होगा? ये स्प्रिंग स्ट्रेच कर रहा है और कंप्रेस कर रहा है। किसकी वजह से स्ट्रेच और कंप्रेस कर रहा है? तुमने एक फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। जैसे इस फोर्स को अगर तुमने हटा दिया, हटाने के बाद ये मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा? क्योंकि इसके जो नेबर वाले मॉलिक्यूल है इसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे और इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर ये मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेता है इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। और उस बॉडी की प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्लियर? क्लियर। और प्लास्टिसिटी क्या है? मान लो तुमने ये फोर्स लगाया, इसको हटाने के बाद ये जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाती, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। और उस बॉडी की प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। बहुत से डे लाइफ के एग्जांपल है, जैसे स्प्रिंग कंसीडर कर लो। स्प्रिंग को तुमने खींचा, स्ट्रेच कर गया ये स्प्रिंग। ठीक है, किस वजह से स्ट्रेच किया? क्योंकि तुमने इस पे क्या अप्लाई किया है? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया मान लो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या डेवलप हुआ होगा? रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको क्या लाना चाहता है? ओरिजिनल पोजीशन पे। तो जैसे ही तुम ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करोगे, ये स्प्रिंग हमारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, तो इस बॉडी को आप क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, जैसे रबड़ होती है, रबड़ को आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है, फिर उस फोर्स को छोड़ देते हो, हटा देते हो, तो क्या होता है? वो रबड़ दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेती है। तो उस रबड़ को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। जैसे अभी एक बॉटल है सपोज, ठीक है, इस बॉटल में तुमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और जैसे ही इसकी मान लो यहाँ से जैसे दब सी गई, इसको जैसे इस फोर्स को छोड़ा, ये दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो इस बॉडी को तुम क्या मानोगे? इलास्टिक। और अब इस बॉडी पे तुमने ऐसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि परमानेंट इस बॉडी की शेप में क्या आ गया? चेंज आ गया। और फोर्स हटाने के बाद ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करी, तो उस बॉडी को आप क्या बोलोगे? प्लास्टिक। क्लियर? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है डे लाइफ के हमारे पास। मान लो ये हमारे पास कोई मटेरियल है, जैसे स्टील का मटेरियल है मान लो ऐसा, इस मटेरियल को तुम ये वाली शेप देना चाहते हो, ठीक है, इस मटेरियल को तुम ये वाली शेप देना चाहते हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? इस मटेरियल को, इसका बीच वाला एंड तो वैसे ही रखना चाहते हो, ये जो साइड वाला एंड है इसको उठा के ऐसे रखना चाहते हो,
तो तुम क्या करोगे, इसके एंड पे क्या लगाओगे, यहाँ से फोर्स लगाओगे। ठीक है, अब देखो इसके एंड पे तुम ऐसे फोर्स लगाओ, जैसे ही छोड़ोगे दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। फिर इस पे फोर्स लगाओ ऐसे, फिर दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तुम्हें इसको इतना फोर्स देना है, जैसे तुमने इसको इतना फोर्स दिया ऐसे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, इसको ये ऐसे है ना, इसको मान लो ऐसी शेप देनी है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें इसको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ऐसी शेप रिगेन करे ये। फिर जब तुम फोर्स हटाओगे ना तो ये इस शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से मटेरियल बनाए जाते हैं। क्लियर? तो अगर, ठीक है, समझ आ गया इलास्टिक और प्लास्टिक, यहाँ से समझ आ गई होगी कि इस मटेरियल पे तुमने ऐसे फोर्स लगाया इस शेप को देने के लिए, थोड़ा सा अप्लाई किया, जैसे हल्का सा ऊपर उठा, जैसे ही तुमने छोड़ा फोर्स वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ये बॉडी क्या कंसीडर होगी, इलास्टिक। फिर तुमने और फोर्स लगाया इस पे, इस तरीके से फोर्स लगाया कि फोर्स हटाने के बाद ये बॉडी आपकी ऐसी पोजीशन को रीगेन कर ले। ठीक है, तो उसी बॉडी को हम उस केस में क्या मान लेंगे, प्लास्टिक बॉडी। क्लियर? तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या होता है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी? देखो, अगर बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर लेती है तो उसे हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, इलास्टिसिटी। अगर वो ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं कर पाती तो उस बॉडी को तुम क्या बोलोगे, प्लास्टिक बॉडी, और क्या बोलोगे उसे, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को। क्लियर? देखो, इफ ए बॉडी regain its original size and shape after the removal of deforming force, it is said to be elastic and the property is called elasticity. अगर बॉडी फोर्स को हटाने के बाद ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन कर लेते हैं, उस बॉडी को बोलोगे इलास्टिक, और उस बॉडी की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। If a body doesn't regain its original size and shape even after removal of deforming force, it is said to be plastic and property of body is called plasticity. Clear? जैसे वही बोतल का एग्जांपल बताया, हल्का सा फोर्स हटाया, लगाया, फिर हटाया तो वो उसने ओरिजिनल शेप रिगेन कर ली, तो इलास्टिक। तुमने उसको इतनी इस तरीके से दबाया कि वो बॉटल अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन ना कर पाए, तो उसको तुम क्या मानोगे, प्लास्टिक। क्लियर? एक वर्ड होता है परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। एक्चुअल में कोई भी बॉडी परफेक्टली ना तो इलास्टिक होती है ना परफेक्टली प्लास्टिक होती है, फिर भी हम थ्योरेटिकल कंसीडर करके चलते हैं। और कोई बॉडी जो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक की तरफ अप्रोच करती है तो उसको भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है, इफ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है? इफ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी its original size and shape after removal of deforming force, it is said to be perfectly plastic. ठीक है? In practice, nobody is perfectly elastic, nobody is perfectly plastic. मतलब रियल लाइफ में कोई भी एक्चुअली परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किसको अप्रोच करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक को और परफेक्टली प्लास्टिक को। वो एग्जाम्पल फर्स्ट है जैसे क्वार्ट्ज फाइबर, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैराफिन वैक्स वेट क्ले। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया किसके बारे में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। ठीक है? तो हमारा यूनिट बच्चे था 7, चैप्टर है 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने क्या पढ़ा उसको हम 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी
जब जिस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उन पार्टिकल के बीच में जो दूरी है वो फिक्स रहे, उसे क्या बोलते हैं, रिजिड। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको अप्लाई करने से बॉडी की शेप, साइज, वॉल्यूम में चेंज आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करने के अलग अलग क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ले तो उसे बोलेंगे इलास्टिक, अगर वो रीगेन नहीं कर पाती तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो और ये एग्जांपल लर्न होने चाहिए। क्वार्ट्ज फाइबर किसका एग्जांपल है, परफेक्टली इलास्टिक का। पैराफिन वैक्स किसका एग्जांपल है, और वेट क्ले किसका एग्जांपल है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। थैंक यू सो मच।